Hi friends, my name is Raman and you are watching Solar Facts. So basically, it's my request to you all who are new on my channel, please subscribe my channel. So in this channel, you will get all the information related to solar and electrical field. So basically, आज का हमारा टॉपिक है कि हम सोलर इन्वर्टर्स के सोलर इंडस्ट्री में ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सोलर इन्वर्टर्स को ओवरलोड करते हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोलर इन्वर्टर्स को ओवरलोड करना चाहिए एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोलर इन्वर्टर्स को ओवरलोड नहीं करना चाहिए। सो हमारा आज का टॉपिक यही है। आई विल शेयर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि सोलर इन्वर्टर्स को क्या वास्तव में हमें ओवरलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि आपको क्या लगता है कि सोलर इन्वर्टर्स को ओवरलोड करना चाहिए या नहीं। तो ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कि क्या करना चाहिए सोलर इन्वर्टर्स के साथ, ओवरलोड करें या ना करें। सो बेसिकली ओवरलोडिंग जो है, सोलर की ओवरलोडिंग की कभी भी बात करें तो सोलर की ओवरलोडिंग डीसी ओवरलोडिंग हमेशा होता है सोलर इन्वर्टर्स पे। एसी की कोई ओवरलोडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 इन्वर्टर्स हैं और भी बहुत सारे इन्वर्टर्स आपको दिख रहे होंगे। सो इन इन्वर्टर्स का एसी आउटपुट पावर जो है ना, दैट इज फिक्स एसी आउटपुट पावर है। उसमें आप कभी भी ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हो। ओवरलोडिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है दैट इज फॉर डीसी साइड का ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। आजकल के टाइम में मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि आपको डीसी ओवरलोडिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। वो क्या कहते हैं कि आप डीसी साइड पे 30%, कोई कहता है, कोई मैन्युफैक्चरर बोलता है कि आप 35%, कोई कहता है आप 20% ओवरलोडिंग कर सकते हो। बट एज पर माई एक्सपीरियंस ओवरलोडिंग जो है वो क्यों किया जाता है इन्वर्टर्स में। सो सिंपल, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। सो इन्वर्टर का आउटपुट वर्सेस इन्वर्टर के इनपुट पे इन्वर्टर का इफिशियंसी डिफाइन होता है। तो अब इनपुट क्या है हमारे लिए, इनपुट जो है वो सोलर पैनल्स है। सोलर इन्वर्टर्स के लिए इनपुट जो होगा वो सोलर पैनल होगा ऑब्वियसली। तो हमारे को अगर इफिशियंसी मेरे इन्वर्टर का बेटर चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट और इनपुट का रेशियो ऑलमोस्ट मुझे 1 के क्लोज में चाहिए, मुझे 1 चाहिए। सो उस केस में क्या होगा कि इनपुट जो है वो मेरा है सोलर पैनल। सोलर पैनल्स पे हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि सोलर पैनल जब नॉर्मल इन्वायरमेंट की कंडीशन में आता है तो क्या होता है कि वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर एक सोलर पैनल की मैं बात करूं, कोई 400 वॉट का सोलर पैनल है, इट मींस कि वो एसटीसी की कंडीशन, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पे ही वो 400 वॉट आपको देता है जनरेट करके। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में अगर मैं बात करूं तो कोई भी पैनल जो है वो नॉर्मली आपको 10 to 15% कम जनरेशन देता है एज कंपेयर टू एसटीसी की कंडीशन में। सो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट वहीं से आया कि हम किसी भी पैनल को अगर किसी साइट पे इंस्टॉल करते हैं, लेट से एक 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, अगर मैं 10 किलोवाट के पैनल इंस्टॉल करूंगा तो वो पैनल का जो मुझे आउटपुट मिलेगा डीसी साइड में वो अप्रोक्सीमेटली 8 किलोवाट और 8.5 किलोवाट के आसपास होगा। सो इस केस में क्या हो जाता है कि इन्वर्टर का जो इफिशियंसी है वो डाउन हो जाता है। कहने का मतलब आउटपुट जो है वो इन्वर्टर का 10 किलोवाट है, इनपुट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 8 किलोवाट या 8.5 किलोवाट होगा। सो इफिशियंसी की अगर मैं बात करूंगा तो कहीं ना कहीं वो इफिशियंसी जो होगी वो 0.9%, 0.95% डिपेंडिंग ऑन कि इनपुट आपने क्या दिया हुआ है। तो वहां से आता है चीज कि हम क्या करते हैं, इन्वर्टर को ओवरलोड कर देते हैं। ओवरलोड इसलिए कर देते हैं क्योंकि डीसी साइड से क्या होगा, डीसी साइड से आपको जो पैनल्स का आउटपुट मिलना चाहिए हमने ओवरलोड कर दिया। तो नॉर्मल कंडीशन में जब अगर लेट से कि 10 किलोवाट के इन्वर्टर पे हमने क्या किया कि 11 किलोवाट का या 12 किलोवाट का डीसी साइड पे पैनल लगा दिया। अब क्या होगा कि नॉर्मल कंडीशन में जब वो पैनल्स आएंगे तो 12 किलोवाट का पैनल क्या करेगा, वो ऑलमोस्ट 10 किलोवाट के आसपास परफॉर्म करेगा या 9.5 या 9 किलोवाट के आसपास परफॉर्म करेगा डिपेंडिंग ऑन द कि आपके साइड का टेम्परेचर कितना है, आपके साइड पे इरेडिएशन की वैल्यू क्या है, आपने टिल्ट एंगल क्या रखा है, ओरिएंटेशन क्या है, साउथ ओरिएंटेशन है कि नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स लगने के बाद क्या होगा कि आपका जो पैनल होगा वो क्या करेगा, नॉर्मल कंडीशन में 10 to 15% जब कम परफॉर्म करेगा तो आपके लिए आपके इन्वर्टर का जो इनपुट होगा वो क्लोजर टू योर आउटपुट होगा। मतलब कि अगर 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, मैंने अगर उस पर 11 किलोवाट का पैनल लगाया है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या देखने को मिलेगा कि मेरा जो इन्वर्टर को इनपुट जाएगा वो क्लोज टू 10 किलोवाट होगा। 9.8 किलोवाट भी हो सकता है, 9.7 किलोवाट भी हो सकता है, इवन 10 किलोवाट भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि हमें हमारे इन्वर्टर से इफिशियंसी जो होगी वो बेटर मिल पाएगी, बेटर जनरेशन मिल पाएगा। अब ओवरलोडिंग के दूसरा एक और पॉइंट है कि ओवरलोडिंग जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में करने जा रहे हैं। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया कि अगर हम किसी इन्वर्टर को किसी ऐसी जगह पे इंस्टॉल कर रहे हैं जहां का टेम्परेचर कम है और इरेडिएशन की वैल्यू अच्छी है, अगर आप वहां पे किसी इन्वर्टर को ज्यादा ओवरलोड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, पावर क्लिपिंग लॉस देखने को मिलता है। तो हमें अपने इन्वर्टर्स पे पावर क्लिपिंग भी नहीं होनी चाहिए। सो जब भी हम किसी इन्वर्टर को ओवरलोड करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम किस जगह पे लगाने जा रहे हैं पैनल्स को, उस जगह पे इरेडिएशन की वैल्यू क्या होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सोलर से कितना आउटपुट मिलता है, वो चीजें हमें देखनी होती हैं। सेकेंड पॉइंट आता है कि कोई ऐसा स्टेट जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर
ज्यादा रहता हो, लेट से 40-50 डिग्री रहता हो, वहां पे क्या होगा कि टेम्परेचर की वजह से क्या होगा कि हमारा जो पैनल होगा उसका आउटपुट जो होगा वो डिग्रेड होगा। अब वहां पे आउटपुट डिग्रेड होगा तो उस केस में अगर हम उसमें थोड़ा सा ज्यादा ओवरलोडिंग कर देंगे, लेट से 15% भी कर देंगे, तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम एक चीज की है कि इन्वर्टर जहां पे भी हम इंस्टॉल करते हैं, हमें ये देखना होगा कि हमारे इन्वर्टर का जो कूलिंग का प्रोसेस है वो अच्छे से वो कूल हो सके मेरा इन्वर्टर, क्योंकि उतने हाई टेम्परेचर पे जब हम ओवरलोडिंग करते हैं इन्वर्टर को, तो इन्वर्टर्स में एक लिमिट तक वोल्टेज और करंट दोनों चीजें होती है। और मेरा इन्वर्टर क्या करता है, जब परफॉर्म करना शुरू करता है तो अंदर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हीट होते हैं। हीटिंग की वजह से भी इन्वर्टर का जो आउटपुट पावर जो होता है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। सो वी हैव टू रिमेंबर कि जब हम ऐसी कंडीशंस में जहां पे हम सिस्टम को ओवरलोड करते हैं, वहां पे मेरे इन्वर्टर का जो कूलिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, दैट शुड बी लाइक कि आपका इन्वर्टर प्रॉपर्ली कूल रहना चाहिए हर एक टाइम पे। थर्ड पॉइंट आता है कि किसी भी इन्वर्टर को आप जब ओवरलोड कर रहे हैं तो इन्वर्टर के अंदर क्या होता है कि इन्वर्टर के अंदर एमपीपीटी होता है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। सो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर में क्या होता है कि उस एमपीपीटी का एक पर्टिकुलर वोल्टेज का रेंज होता है, एक करंट का रेंज होता है। सो वोल्टेजेस में क्या होता है और करंट में क्या होता है कि जब आप किसी भी इन्वर्टर को ओवरलोड कर रहे हैं तो आपको ये चेक करना होगा कि जो भी स्ट्रिंग आप बना रहे हो या जो भी टोटल आपने डीसी साइड से जो भी कलेक्ट किया है वोल्टेज और करंट, जो आप इसको हमारे इन्वर्टर के एमपीपीटी को दे रहे हो, वो कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी इंस्टेंट पे अगर वहां पे एसटीसी की कंडीशन अचीव हो जाए उस साइड पे, या मान लीजिए कि टेम्परेचर कम हो और किसी वजह से वोल्टेज बढ़ जाए, नॉर्मली उस पैनल्स का वोल्टेज बढ़ जाए या करंट बढ़ जाए, तो वो करंट और वोल्टेज जो वो एमपीपीटी रेंज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ओवरलोडिंग करते समय मुझे ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि मेरा स्ट्रिंग का वोल्टेज जो जब हमारी कंडीशंस अच्छी होंगी, लाइक अच्छी होने से रिलेटेड की इरेडिएशन की वैल्यू अच्छी होगी, टेम्परेचर मेरा 25 के क्लोजर होगा, तो उस केस में क्या होगा, मेरे जो पैनल से जनरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम जनरेशन की केसेस में डीसी साइड से मैक्सिमम पावर जब जनरेट होगा पैनल से, उस केस में मेरे स्ट्रिंग का वोल्टेज और करंट मेरे एमपीपीटी के वोल्टेज और करंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो कुछ ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए इन्वर्टर को ओवरलोड करते समय। सो अब इस चीज को समराइज करते हैं। सो समराइज करने में मैं ये बोलूंगा कि इन्वर्टर को ओवरलोड करना कोई गलत नहीं है, हम इन्वर्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। इन्वर्टर को ओवरलोड करने का कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम इनपुट को आउटपुट के क्लोज लाने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे इन्वर्टर की इफिशियंसी की वैल्यू 1 मिल सके। सेकंड पॉइंट, इन्वर्टर ओवरलोड करते समय हमें सबसे पहले देखना होता है कि जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसी है, वहां पे किस जगह पे हम कितना ओवरलोड करना चाहिए हमको, सो दैट कि हमारे पावर लॉसेस ना हो। थर्ड पॉइंट आता है कि आप किसी भी ऐसी जगह पर लगा रहे हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो इन्वर्टर के पास प्रॉपर एयर क्लियरेंस होना चाहिए, सो दैट आपका इन्वर्टर के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो कूलिंग उनका प्रॉपर हो सके, वो सारे कंपोनेंट्स प्रॉपरली कूल हो सके, ताकि उसमें इन्वर्टर के अंदर आपके फेलियर ना हो। सो आई थिंक दिस वीडियो वुड बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू ऑल, and if you like this video then you can subscribe my channel, like my channel, and this channel is all about solar and electrical related. So anything if you want to learn in future, we are very eager to share all the technical things that I learn and even things that are new in this industry. So I would request you all to please subscribe my channel and share with your colleagues or friends. Thank you so much for watching this. Thank you.